बायोटिक फैक्टर्स पहले एबायोटिक फैक्टर्स की बात की थी। एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे अपन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर अजैविक कारक और दूसरे कारकों की मैंने बात की थी जैविक कारक। अजैविक फैक्टर जो है उसके बारे में मैंने बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे जैविक फैक्टर के बारे में। तो जैविक फैक्टर बायोटिक फैक्टर्स या हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जीवों सजीव प्राणी जिसमें सम्मिलित किए जाते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंदर विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणी जो सम्मिलित किए जाते हैं, विभिन्न एनिमल्स प्लांट्स जो हैं उनको सभी को शामिल करेंगे बायोटिक फैक्टर्स में। देखिए जो बायोटिक फैक्टर्स है या अपनी कहेंगे जो जीव हैं, उन जीवों को इस वातावरण में रहने के लिए कुछ विशेष प्रकार के रिलेशंस जो है वो रखने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के मध्य में कुछ रिलेशनशिप पाई जाती है। उसी प्रकार अगर अपन बायोटिक की बात करें तो बायोटिक के मध्य में कुछ रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलती है। तो जैसे जीवों की अपन बात करें, सजीवों की बात करें, तो उनके मध्य में मुख्यतः दो प्रकार के रिलेशनशिप जो देखने को मिलते हैं। एक है इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। दो प्रकार के अंतर संबंध जो है उसमें देखने को मिलते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक को बोलते हैं अपन आंतर का मतलब होगा एक ही जाति जो हो उस एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, तो अपन इसको बोल सकते हैं आंतर जातीय संबंध। आंतर जातीय संबंध। और अगर इंटर की अपन बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं अंतरजातीय संबंध। दो प्रकार के जो संबंध हैं उन दो प्रकार के संबंधों की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया आपको एक तो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप जिसको अपन हिंदी में अंतरजातीय संबंध बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप जिसके अंदर अपन कह सकते हैं अंतरजातीय जो है संबंध की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अपन बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप की, कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया मैंने कि इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले सदस्यों को या पाए जाने वाले संबंध है उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। वो संबंध किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो संबंध भोजन के लिए भी हो सकता है, वो संबंध रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए भी हो सकता है, आवास के लिए संबंध जो है वो हो सकता है, किसी भी रूप का संबंध हो सकता है। एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य पास पास में रहते हैं, उनके मध्य में संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अब इंटर रिलेशनशिप की अपन बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक ही स्थान में के ऊपर एक ही स्पीशीज के लोग रह रहे हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। रिप्रोडक्शन की क्रिया के द्वारा वो अपने जो संततियां होंगी उनकी संख्या को क्या होगी बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब उनके मध्य में एक ही जाति के सदस्यों में संबंध हुआ, तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाला जो संबंध होता है उसको अपन क्या बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो अपन कह सकते हैं। एक ये सुरक्षा के लिए संबंध भी हो सकता है कि सभी प्राणी होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, एक साथ में रह रहे हैं, उनके मध्य में संबंध पाया जा रहा है, एक दूसरे जाति के सदस्यों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक श्रेणी में है। देखिए इंट्रा स्पेसिफिक जो रिलेशनशिप होता है उसमें दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, दो प्रकार का व्यवहार जो होता है इसके अंदर प्रकट होता है। एक तो होता है इसमें कोऑपरेटिव बिहेवियर, कि कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी व्यवहार इनके अंदर उत्पन्न होता है, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है इसमें नॉन कोऑपरेटिव, और नॉन कोऑपरेटिव जो अपन कह सकते हैं कि असहयोगी जो है वो होता है। तो सबसे पहले जो है मैं बात कर रहा हूं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप की, तो जिसको अपन दो भागों में पढ़ते हैं। एक अपन बात करेंगे कोऑपरेटिव, सबसे पहले मैं बात करता हूं कोऑपरेटिव इंट्रा
स्पेसिफिक रिलेशनशिप, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जिसको दो भागों में पढ़ेंगे, एक कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप और दूसरा पर बात करेंगे नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप की, मतलब सहयोग कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में सहयोग की भावना होती है और वो अगर किसी प्राणी का सहयोग कर रहे हैं तो इस सहयोग करने के आधार पर हम उसको रखेंगे कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप की। तो इसके लिए इन प्राणियों के मध्य में कुछ विशेष प्रकार के क्रियाकलाप जो है देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, सबसे पहली मैं बात करूं तो एग्रीगेशन। देखिए एग्रीगेशन होगा वो एग्रीगेशन की प्राणियों के मध्य में देखने को मिलता है। तो एग्रीगेशन को हिंदी में बोल सकते हैं अपन समूह। एग्रीगेशन को अपन कहेंगे समूह। एक ही जाति के विभिन्न सदस्य जो होते हैं वो एक समूह बनाकर एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। वो ग्रुप में अगर रह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि उनको विभिन्न प्रकार के जो लाभ हैं वो लाभ होंगे। क्यों होंगे? कि अगर मान लीजिए कि वो समूह में रह रहे हैं और समूह के अंदर ही वो किसी स्थान विशेष के ऊपर जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं, एक झुंड वो बना रहे हैं और उस झुंड के द्वारा के साथ साथ में कहीं पर जा रहे हैं, तो अगर उनके सामने कोई भी शिकारी अगर आएगा तो वो उनके ऊपर डायरेक्ट रूप से अटैक नहीं करेगा, तो उसको पता है कि ये सब समूह में है। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से जो समूह होगा वो समूह है उनके लिए फायदेमंद होगा। तो किस श्रेणी में आएगा? कोऑपरेटिव श्रेणी में आएगा, सहयोगी की श्रेणी में आएगा। क्योंकि सहयोग करेंगे, एक ही जाति के सदस्य जो होंगे वो अगर ग्रुप में रहते हैं तो इसका मतलब होगा उनको किसी न किसी रूप से जो सहयोग है वो प्राप्त होगा। ग्रुप जो होगा उस ग्रुप में रहेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई हानि जो है वो नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो पक्षी है वो पक्षी उड़ान भर रहे हैं, वो उड़ान एक ग्रुप के अंदर भर रहे हैं, वो एक समूह के अंदर उड़ान भर रहे हैं। जब वो समूह में उड़ान भर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनके जो सदस्य हैं उनको काफी अधिक हेल्प मिलेगी। कोई सदस्य जो होता है वो नेविगेशन के रूप में या अपने पथ जो निर्धारण है उस पथ निर्धारण में जो है वो सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कोई शिकारी अगर आ रहा है तो उससे के बारे में सूचना देने के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना सहयोग जो है वो सहयोग उसमें प्रदान कर सकते हैं। कोई भी शिकारी अगर आ रहा है उसके बारे में सूचना जो है वो दे सकते हैं। तो एक सहयोग की भावना जो है हो सकती है। और अगर ग्रुप में है तो उनके मध्य में संवाद की क्रिया चलती रहेगी। एक ग्रुप का सदस्य दूसरे ग्रुप में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों से बातचीत कर रहेगा, संवाद करेगा, तो उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उनके बारे में जो है वो उनके मध्य में अगर संवाद वगैरह हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो एक सहयोगी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं पेयर का मतलब होगा जोड़े। मान लीजिए कि वो जोड़े बना रहे हैं, है ना, उनके मध्य में जोड़े वगैरह जो है वो पाए जा रहे हैं। या मैं बात करूं कि फैमिलीज की बात करूं, फैमिलीज की बात करूं तो वो पेयर बना कर रहे हैं, वो एक फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। तो आपको पता होगा कि परिवार के अंदर अगर कोई भी प्राणी रहता है तो परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं वो उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एनिमल्स हैं और उन एनिमल्स ने किसी भी शिशु को जन्म दिया और जन्म देने के बाद के अंदर वो उनकी सुरक्षा करते हैं। पेरेंटल केयर का गुण सभी में पाया जाता है और वो पैतृक संरक्षण उनका करते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अगर कोई भी दूसरी जाति का सदस्य उनको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो उनकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो ये कब देखने को मिलेगा, जो परिवार है, एक परिवार के अंदर सभी सदस्य अगर मिलजुल कर रह रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरा जो होगा या अपनी उसका जो विरोधी होगा वो उसके खिलाफ कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता है। अगर उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो आसानी से उसके साथ में प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो सहयोग की भावना जो होगी वो आवश्यक रूप से उनके अंदर मिलेगी अगर वो एक साथ में अगर रह रहे हैं। तो अगर वो समूह में कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना जो है करना नहीं पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कॉलोनी। ये भी एक प्रकार का कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप का ही एग्जांपल है कॉलोनी। कॉलोनी जो उसको अपन हिंदी में निवह बोल सकते हैं, कॉलोनी को आप हिंदी में निवह बोल सकते हो।
और कॉलोनी का जो गुण होता है वो ज्यादातर देखने को मिलता है स्थानबद्ध प्राणियों के अंदर। वे प्राणी जो स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान विशेष के ऊपर रहते हैं, उनके मध्य के अंदर जो है वो सभी क्या होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं ओबेलिया की बात करूं, ओबेलिया कॉलोनी बनाकर रहता है, वो किसी न किसी सिरे से एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। अगर वो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं तो उनके मध्य में जो होगा वो कोऑपरेटिव बिहेवियर पाया जाएगा, अपन कह सकते हैं सहयोगी व्यवहार जो होगा वो उनके अंदर देखने को मिल सकता है। वो किसी न किसी रूप में या अपने शरीर से आपस के अंदर जाओगे वो जुड़े रहेंगे और उनमें जो रिप्रोडक्शन वगैरह की जो क्रिया होगी, डिवीजन वगैरह की क्रिया होगी वो देखने को मिलेगी। तो अगर वो समूह में है, ग्रुप के अंदर है, निवय में है, कॉलोनी में है, एक स्थान विशेष पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि उससे कॉलोनी के दूसरे सदस्यों को वो अपना क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। नेक्स्ट में बात करूं तो मैं कह सकता हूं सोसाइटी। देखिए सोसाइटी जो है, सोसाइटी का मतलब हो गया समाज। कि अगर कोई भी एनिमल, कोई भी प्राणी जो है वो समाज के अंदर रहता है, तो अगर समाज में वो रह रहा है तो इसका मतलब होगा कि वो अपने समाज के सदस्यों की किसी न किसी प्रकार से सुरक्षा करे। मैं कह सकता हूं कि समाज जो है वो एक ही जाति के जंतुओं का वह स्थायी संबंध होता है जिनमें वे परस्पर निर्भरता प्रकट करते हैं। दोबारा मैं कहूं कि समाज एक ही जाति के जंतुओं का वह स्थायी संबंध होता है जिससे वे परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। कि एक समाज के जो लोग होंगे, उन समाज के लोगों में लोग आपस में किसी न किसी रूप से दूसरे जो कैंडिडेट होंगे उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई भी एक समाज है, कोई भी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी जो प्राणी हैं वो किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। वो निर्भरता किसी भी कारण हो सकती है, वो निर्भरता सुरक्षा की हो सकती है, कारण हो सकती है, वो निर्भरता जो है वो जन्म के लिए हो सकती है, वो निर्भरता आवास के लिए हो सकती है। किसी भी प्रकार से उनके मध्य में जो है वो निर्भरता जो है वो पाई जा सकती है। इंसेक्ट वगैरह जो है उनके अगर अपन बात करें, उनमें आपको पढ़ा होगा कि उनके अंदर सर्व विभाजन वाली क्रियाएं पाई जाती हैं। एपीकल्चर वगैरह आपने पढ़ा होगा, मधुमक्खियां वगैरह जिसके अंदर भी आपने देखा होगा श्रम विभाजन के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो अगर समाज के अंदर वो रह रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर श्रम विभाजन होगा, वो श्रम विभाजन देखने को मिल सकता है। तो अगर श्रम का विभाजन उन्होंने किया तो एक ही प्राणी को सारे कार्य नहीं करने पड़ेंगे, वो बंटवारा कर सकते हैं, अपने काम का जो है वो क्या कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं। काम का को उन्होंने बंटवारा किया है तो इसका मतलब होगा कि उस काम को वो इजी वे में कर सकते हैं। तो सोसाइटी जो है, समाज जो है वो समाज में किस प्रकार का व्यवहार होगा, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप जो होगा उसके अंतर्गत हम उसको देखते हैं। ये कोऑपरेटिव इंट्रा रिलेशनशिप हुआ, सहयोगी अंतरजातीय संबंध। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका नॉन कोऑपरेटिव, असहयोगी। नेक्स्ट आएगा असहयोगी। नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। देखिए नॉन कोऑपरेटिव जो है उसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि एक जाति के सदस्य दूसरे जाति के सदस्यों की सहयोग नहीं कर रहे, उनको हानि पहुंचा रहे, तो वो नॉन कोऑपरेटिव श्रेणी के अंतर्गत आए। अपन ये नहीं कह सकते कि एक ही जाति के सभी सदस्य जो होते हैं वो अपनी जाति के सदस्यों को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं। कुछ सदस्य अपनी जाति के सदस्यों को लाभ पहुंचाते हैं, उनको अपन कोऑपरेटिव के अंदर रखेंगे, और कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपनी जाति के सदस्यों को ना तो लाभ पहुंचाते हैं, ना ही किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, तटस्थ रहते हैं। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी जाति के सदस्यों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखें इसमें तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पलों की मैं बात कर सकता हूं। जैसे एक होता है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म, देखिए कैनिबलिज्म का मतलब होता है स्वभक्षण। कैनिबलिज्म जो है उस कैनिबलिज्म का जो मतलब होता है, तो कैनिबलिज्म का मतलब होगा स्वभक्षण। कैनिबलिज्म मतलब स्वभक्षण।
स्वभक्षण का मतलब ये हुआ कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने ही समाज के सदस्य, अपने ही स्पीशीज के जो सदस्य होते हैं उनका भक्षण करते हैं। या फिर ये कहें कि कुछ जातियां अपनी ही जाति के सदस्यों को मारकर खा जाती है, उनका भक्षण कर लेती है। देखिए ये बात आम तो नहीं होती है, जनरल रूप से तो नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है भोजन वगैरह की, अगर मान लीजिए कोई कमी होती है जिसके कारण एक ही जाति के सदस्य जो होते हैं वो उसी जाति के सदस्यों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको अपन कैनिबलिज्म कह सकते हैं, स्वभक्षण कर रहे हैं। तो इसका मतलब स्वभक्षण का मतलब क्या हुआ कि स्वभक्षण का मतलब हुआ कि वो अपने ही समाज के सदस्यों के साथ या अपनी ही जाति के सदस्यों से कोऑपरेटिव बिहेव ना प्रदर्शित करके किस प्रकार का नॉन कोऑपरेटिव व्यवहार कर रहे हैं। वो उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी जाति के सदस्यों का भक्षण कर, वो जाति जो होगी वो ये सोचेगी कि मेरी जाति का सदस्य है, मेरा ये क्या करेगा, फायदा करेगा, लेकिन वो उसका फायदा ना करके उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसका भक्षण कर रहा है, अपनी जाति के सदस्यों का भक्षण कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म कह सकते हैं, स्वभक्षण होते हैं वो उसको अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है स्पर्धा। हिंदी में अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं स्पर्धा। देखिए स्पर्धा की अगर अपन बात करते हैं तो एक ही जाति के सदस्यों की बात करो चाहे अलग अलग जाति के सदस्यों की बात करो, उनके मध्य में किसी न किसी प्रकार से कंपटीशन जो है वो देखा जाता है। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रा स्पीशीज की, मतलब एक ही जाति के सदस्यों की, तो अपन ये कहेंगे कि एक ही जाति के सदस्यों में अगर किसी कारण कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन किसी भी कारण हो सकता है वो फूड के लिए कंपटीशन हो, भोजन के लिए कंपटीशन, कि मान लीजिए कि भोजन जो है वो भोजन कम हो रहा है और कैंडिडेट अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वापस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, स्पर्धा करेंगे। और ऐसी स्पर्धा के अंदर हो सकता है कि दूसरा जो प्राणी ही नहीं, दोनों प्राणियों को भी क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, क्योंकि स्पर्धा कंपटीशन में वापस में क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। जब लड़ाई करेंगे तो लड़ाई के अंदर दोनों को किसी न किसी प्रकार से नुकसान जो है वो हो सकता है। तो कंपटीशन जो है उस कंपटीशन में दोनों ही जो प्राणी होंगे दोनों प्राणियों को क्या होगा, नुकसान देखने को मिल सकता है। वो कंपटीशन जो होता है वो कंपटीशन किसके कारण हो सकता है, वो कंपटीशन फूड के लिए भी हो सकता है। वो कंपटीशन जो है वो कंपटीशन फूड के लिए भी हो सकता है, वो कंपटीशन जो है वो मैटिंग के लिए भी हो सकता है। मैटिंग वाली की हम बात करते हैं या विवाह की अगर हम बात करें या अपने जोड़े बनाने से के लिए उनके मध्य में संबंध हो सकता है, या अपन कहेंगे रिप्रोडक्शन जो है उस रिप्रोडक्शन के कारण से भी जो है वो उनके मध्य में जो स्पर्धा या कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कंपटीशन उनके मध्य में देखने को मिल सकता है। तो वो कंपटीशन किसी भी कारण से जो है वो हो सकता है। वो कंपटीशन फूड के लिए भी हो सकता है, भोजन के लिए जो है भोजन के लिए भी उनके मध्य में कंपटीशन पाया जा सकता है। अगर मान लीजिए भोजन की कहीं पर कमी हो गई है तो सदस्य जो होते हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक सदस्य दूसरे सदस्य को मारने पर चालू हो जाता है। तो इसका मतलब होगा कि भोजन के लिए स्पर्धा होती है, मैटिंग के लिए, अपने जीवन साथी की तलाश के अंदर, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर वो दूसरा साथी जो है वो वहां पर आ गया तो उसके लिए, या अपन ये कहें कि अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो जोड़े बनाने के लिए किसी दूसरा जो सदस्य है उस सदस्य से क्या कर सकते हैं, वो स्पर्धा कर सकते हैं, कंपटीशन जो है कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जीवों की अपन बात करें, जैसे गाय वगैरह है, अपने सींगों के साथ में लड़ सकते हैं, है ना, लड़ाई वगैरह उनमें देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर जो कमजोर प्राणी होता है वो या तो सौतेली और हट जाए, और अगर सौतेली नहीं हटता तो इसका मतलब उनके मध्य में लड़ाई होगी, लड़ाई के अंदर जो विजेता होगा वो ही जो है वो उस प्राणी को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब होगा कि इनके मध्य में कंपटीशन होगा, कंपटीशन में दोनों को क्या हो सकता है, नुकसान जो है वो हो सकता है, तो नुकसान जो है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये जो बातें की अपन ने, ये सारी बातें अपन ने इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है उस इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप की बात की। एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं एक ही जाति के सदस्यों में, तो एक ही जाति के सदस्यों में दोनों प्रकार के संबंध की अपन बात करी, तो सहयोगी संबंध और दूसरा जो है दूसरे संबंध की बात कर ली अपन ने असहयोगी। सहयोगी जो रिलेशनशिप होगा, सहयोगी रिलेशनशिप में क्या होगा कि एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं वो अपनी ही जाति के दूसरे जो सदस्य होते हैं उनके साथ में सहयोगी व्यवहार जो है वो प्रकट करते हैं। और सहयोगी व्यवहार प्रकट करने का मतलब यही हुआ कि वो अपनी ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से लाभ जो है वो पहुंचाते रहते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं जो
नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। हमेशा एक ही जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों को लाभ नहीं पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो असहयोग भी करते हैं, तो दो प्रकार के से मैंने आपको बताया कि कैनिबलिज्म हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है कि साहब भोजन की कमी हो गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उनको भोजन करना होगा तो भोजन उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, अपने ही समाज के, अपने ही सोसाइटी के, अपने ही जाति के जो सदस्य होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जिसको अपन कैनिबलिज्म कह सकते हैं, सब भोजन करते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये कब होता है, जब कोई विशेष परिस्थिति होगी तब ये सब देखने को मिलता है, और जब उसका भक्षण क्रिया इसमें आएगा नॉन कोऑपरेटिव में आएगा। दूसरा कंपटीशन, कि कंपटीशन किसी भी काम में देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि समाज में, सोसाइटी में एक ही जाति के सदस्य एक स्थान विशेष पर रह रहे हैं और वो जो है वो सभी प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन कभी किस ऐसा हो सकता है कि साहब भोजन की कमी होगी, तो फूड के लिए उनके मध्य में क्या होगा, कंपटीशन उत्पन्न हो सकता है। या मान लीजिए जो बैठेंगे, अपने जो साथी है, साथी चुनना है, उनको जोड़ा बनाना है, और उसके लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, दूसरे जो साथी होंगे वो कंपटीशन कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरा साथी उनको बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके साथ में वो क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब होगा कि दोनों को क्या होगा, नुकसान जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो है वो संबंध जो है वो संबंध किस प्रकार के होंगे, नॉन कोऑपरेटिव होंगे। और ये बात केवल इंट्रा स्पेसिफिक। इसके बाद हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, और इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप को अपन हिंदी में बोल सकते हैं अंतराजातीय संबंध। देखिए अंतराजातीय संबंध का मतलब हुआ कि दो अलग अलग जातियों के मध्य में अगर संबंध हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं अंतराजातीय संबंध। अभी अपन ने इंट्रा स्पेसिफिक पढ़ा था। इंट्रा स्पेसिफिक जो होगा उस इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है एक ही जाति के सदस्यों में होने वाला संबंध, और इंटर स्पेसिफिक का मतलब होगा कि दो अलग अलग जाति के सदस्य, दो अलग अलग जाति के सदस्यों के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप हो रहा है, वो चाहे उनके लिए लाभदायक हो चाहे हानिकारक हो, लेकिन संबंध उनके मध्य में स्थापित हो रहा है, तो इंटर स्पेसिफिक होगा। दो अलग अलग जातियों के मध्य होने वाला जो संबंध होता है उसको अपन कौन सा बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप उसको कहते हैं। अब ये इंटर रिलेशनशिप जो होगा वो भी इसी प्रकार से मैं बात करूंगा कि किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से ये हो सकता है जिसके कारण से उससे अलग अलग जाति के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को अलग अलग प्रकार का कहें तो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग प्रकार का प्रभाव जो है उनमें देखने को मिल सकता है। इसको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक तो होता है न्यूट्रलिज्म, और न्यूट्रलिज्म को हिंदी में अपन कहते हैं उदासीनता। उदासीन, ये मैंने एक रिलेशनशिप की बात की है। ये किस प्रकार का रिलेशनशिप है, न्यूट्रलिज्म, ये मैंने बात की है रिलेशनशिप। किस प्रकार की रिलेशनशिप है उनके मध्य में, न्यूट्रलिज्म प्रकार की जो रिलेशनशिप है वो है। इस रिलेशनशिप के कारण से क्या क्या प्रभाव होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्या क्या प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दो जातियों के मध्य में मैंने बताया आपको, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्पीसीज, और मैं बात करूँ यहाँ पर सेकेंड स्पीसीज। ये दो स्पीसीज हैं और इन दोनों स्पीसीज जो हैं उन दो स्पीसीज के मध्य में अपन बात करेंगे आज रिलेशनशिप की, इनके मध्य में अगर रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है। रिलेशनशिप होती है तो क्या होता है।
सबसे पहले मैंने बात की है न्यूट्रलिज्म, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपको न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म का मतलब होता है उदासीन। अगर मान लीजिए कि एक जाति का संबंध दूसरी जाति से, फर्स्ट स्पीशीज का संबंध सेकंड स्पीशीज से है, एक जाति का संबंध दूसरी जाति से है और इनके मध्य में कोई भी किसी प्रकार की रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के कारण से अगर ना तो पहली जाति को कोई लाभ होता है ना ही किसी दूसरी जाति को कोई लाभ होता है, वो दोनों के दोनों उदासीन है, वो संबंध तो है उनके मध्य में लेकिन फिर भी वो क्या है, उदासीन संबंध जो है वो प्रकट कर रहा है, तो उसको अपन न्यूट्रलिज्म, उदासीनता जो होगा उससे अपन कह सकते हैं कि यदि दो जातियों के मध्य में या यदि दो जातियों के जीव परस्पर एक दूसरे को ना तो लाभ पहुंचाते हैं ना ही हानि पहुंचाते हैं तो उसको अपन उदासीन संबंध बोलते हैं। इनके मध्य में दो जातियों के मध्य में संबंध तो है लेकिन ना तो एक जाति दूसरी जाति को लाभ पहुंचाएगी ना दूसरी जाति पहली जाति को लाभ पहुंचाएगी, कोई किसी प्रकार का लाभ इनके द्वारा नहीं पहुंचाएगा तो उसको अपन बोल सकते हैं उदासीनता या अपन कह सकते हैं न्यूट्रलिज्म जो है वो अपन कह सकते हैं। दूसरी में बात करूं तो मैं कह सकता हूं सिम्बायोसिस। दूसरी में बात करूं तो सिम्बायोसिस। देखिए सिम्बायोसिस की जहां पर हम बात करते हैं तो सिम्बायोसिस का मतलब प्रकार के सहज जीवन हो गया, है ना, साथ साथ रहने वाला जो होगा, साथ साथ रहना, सहज जीवन, सहज जीवन। अब सहज जीवन के कारण से प्राणियों के मध्य में सब, अगर मान लीजिए कोई प्राणी साथ साथ रह रहा है तो सहज जीवन का मतलब साथ साथ रह रहा है, तो वो प्राणी अगर साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ रहने के कारण से उनके मध्य में अगर संबंध स्थापित हो रहा है तो उसको अपन सिम्बायोसिस बोलते हैं। इसको अपन तीन ग्रुप के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करता हूं कॉमेनलिज्म। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा इसमें कॉमनलिज्म, ठीक है। कॉमनलिज्म जो है उस कॉमनलिज्म की हम बात करते हैं, क्या अपन कहें तो कॉमन सेलिज्म जो है वो भी अपन इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए इसको कॉमन सेलिज्म जो है उस कॉमन सेलिज्म भी उसको कह सकते हैं। और कॉमन सेलिज्म जो है उसका मतलब होता है सहभोजिता। सहभोजिता, सहभोजिता का मतलब होता है कि साथ साथ भोजन करना। सहभोजिता, सहभोजिता मतलब साथ साथ भोजन कर, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा म्यूटेलिज्म। दूसरी बात करूंगा मैं म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म जो है उस म्यूटेलिज्म का मतलब होता है सहोपकारिता। म्यूटेलिज्म जो होगा उस म्यूटेलिज्म का क्या मतलब होगा, सहोपकारिता। सहोपकारिता, सहोपकारिता। दूसरा बात की अपन ने म्यूटेलिज्म, सहोपकारिता। और तीसरी अगर अपन बात करते हैं तो वो है प्रोटोकॉपरेशन। दूसरी बात करो प्रोटोकॉपरेशन। इन तीनों को अपन शामिल करते हैं, किसके अंतर्गत अपन शामिल करेंगे, सहभोजिता, साथ साथ। अगर वो साथ साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब है साथ साथ भोजन करेंगे, और साथ साथ भोजन करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, दोनों स्पीशीज के जो सदस्य हैं उनको लाभ। अगर उनके मध्य में सहोपकारिता है तो मतलब एक को लाभ होगा, दूसरे को किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं होगी। अगर मैं बात करूं प्रोटोकॉपरेशन की, मैं बात करूं तो प्रोटोकॉपरेशन जो होगा उसमें दोनों जो प्राणी हैं उन दोनों को क्या होगा, लाभ जो है वो उत्पन्न होगा। भाई बात अपन करें सहज जीवन, तो सहज जीवन साथ साथ रहेंगे, साथ साथ क्यों रहेंगे, तो उनके मध्य में क्या होगा, दोनों को क्या होगा, सहायता होगी, इसलिए वो क्या करेंगे, साथ साथ रहेंगे। अगर उनमें कॉम्युनलिज्म है, वो साथ साथ भोजन कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ अगर वो भोजन कर रहे हैं तो इसका मतलब
जो है वो एक को लाभ हो सकता है, दूसरे को कोई हानि भी जो है वो नहीं होती। अगर वो सहोपकारिता दर्शा रहे हैं तो दोनों को क्या होगा, लाभ होगा। सहोपकारिता कार्य कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, दूसरे प्राणी। और अगर उन्हें प्रोटोकॉपरेशन वाली बात है तो वो क्या करेंगे, दूसरे का, दोनों को लाभ होगा। दोबारा से बताता हूँ आपको, मैंने उदासीन का बताया, आपको न्यूट्रलिज्म बताया। न्यूट्रलिज्म का मतलब हुआ कि अपन बात करें इंट्रास्पीसीज की, तो दो स्पीसीज हैं, तो दो स्पीसीज के सदस्य हैं और उनके मध्य में जब संबंध स्थापित हो रहा है तो ना किसी को लाभ हो रहा है ना किसी को हानि हो रहा है, तो उसको अपन रखेंगे उदासीन। अगर दो स्पीसीज के अलग अलग स्पीसीज के प्राणी हैं और उनके मध्य में संबंध स्थापित होता है, वो सहजीवन संबंध है, सह सिम्बायोसिस है। अगर वो साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, साथ साथ जीवन यापन जो है उसका मतलब ये हुआ कि वो जंतु एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, किसी न किसी रूप से वो लाभ पहुंचा रहे हैं, ठीक है। एक जंतु जो होता है दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है, लाभ ही पहुंचाता है, तो वो किसके श्रेणी में आएगा, वो सहजीवन किसके में, सहजीवन, साथ साथ जीना। और साथ साथ जीना जी रहा है तो इसका मतलब वो साथ साथ कब रहेंगे भाई, आप कोई भी मान लीजिए दो व्यक्ति साथ रहते हो, साथ कब लोग, जब आप दोनों को लाभ होता रहेगा। एक व्यक्ति आपको दूसरे को मान लीजिए नुकसान पहुंचाता तो वो कभी उसके साथ में नहीं रहेगा। तो साथ रहने का मतलब ये हुआ कि उनके मध्य में क्या होता है, ऑपरेटिव व्यवहार है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए वो साथ साथ रहेंगे। और साथ रहेंगे तो उसको अपन किस पर क्या होगा, उनको लाभ होगा। मैंने जीरो से प्रदर्शित किया है उदासीन को, प्लस से प्रदर्शित कर रहा हूँ लाभ को, और माइनस से प्रदर्शित करूंगा मैं हानि। अब सहजीवन जो है सहजीवन को विभिन्न प्रकार से हो सकता है कि वो साथ साथ विभिन्न प्रकार से रह सकते हैं, कई प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं साथ साथ रहकर, जैसे मैंने पहली बात की कॉम्युनिकेशन। कॉम्युनिकेशन जो है उसको अपन सहभोजिता बोलते हैं। सहभोजिता का मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो अंतर संबंध होता है जिसके अंदर भाग लेने वाली जो दो जातियां होती हैं उनके सदस्यों में दोनों एक जाति जो होती है उस एक जाति को क्या होता है, लाभ होता है, दूसरी जाति जो होती है उसको कोई भी हानि नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई भी नुकसान होता है वो नुकसान उसको नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, उसको अपन रखते हैं किसके श्रेणी के अंतर्गत, सहभोजिता, कि वो साथ साथ भोजन कर रही है, दूसरे को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ह्यूमन की बात करूं कि ह्यूमन जो होता है वो सुपर की 8 प्रकार जो निचला भाग होता है उसके अंदर ई कोलाई पाया जाता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है वो सहभोजी के रूप में पाया जाता है। अपन जो भोजन करें और अपने भोजन जो आंत में जाए उसी भोजन को ई कोलाई भोजन को अपने भोजन के साथ साथ ई कोलाई भी क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जो ई कोलाई है वो वहां पर जीव को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। ई कोलाई होगा उसी कोलाई को फायदा होगा, भोजन मिल रहा है, लेकिन वो मनुष्य को किसी प्रकार की कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा, इस प्रकार का इंटरेस्ट दो अलग अलग जातियों के मध्य में संबंध हुआ है, ठीक है। वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, आपका कॉम्युनिकेशन होगा, उस कॉम्युनिकेशन की श्रेणी होगा उसके अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं तो ओपेलाइना नामक प्रोटोजोआ होता है। तो ओपेलाइना नामक प्रोटोजोआ का जंतु मेंढक की आंत में सहभोजी के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार लाभ उठाने वाला तो ओपेलाइना होता है, तो सहभोजी, और मेंढक जो होगा वो आधारित जंतु कहलाता है। मेंढक को ओपेलाइना से कोई हानि नहीं पहुंचती, मेंढक जो होता है उसको ओपेलाइना से कोई हानि नहीं पहुंचती, बल्कि ओपेलाइना जो उसको लाभ होगा, क्या होगा, उसको क्या कर रहा है, भोजन जो भोजन को प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा एक जो शक्कर फिश होती है, चूसक मछली होती है, उसका जो प्रथम पृष्ठ पंख होता है, डॉर्सल फिन होता है, उसके ऊपर एक चूसक जो है डिस्क के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और इसकी सहायता से यह क्या करता है, जो 60 मछलियां होती है उनकी जो या बनी गई या जो कछुए वगैरह होते हैं उनसे जाकर चिपक जाता है। तो जब उसके साथ में वो चिपक जाएगा तो क्या होगा कि उन प्राणियों के साथ में चिपका है, उस डॉर्सल के साथ में उस प्राणी से चिपक गया है, उस मछली से चिपक गया है, वो कोई मेंढक वगैरह से एम्फीबियन वगैरह से चिपक गए, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको फायदा होगा। उसको क्या फायदा होगा कि वो जहां जहां जाएगा उसके साथ साथ वो क्या करता रहेगा, भोजन करता रहेगा, और जो वो भोजन करेगा उस भोजन के बचे कुछ टुकड़े वगैरह भोजन के रूप में वो भी क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने किसको बताए, आपको सहभोजिता के एग्जाम्पल बताए हैं। जो सहभोजिता जो है उसके अंदर एक प्राणी को, एक स्पीशीज को लाभ होगा लेकिन दूसरी स्पीशीज को
उसको ना तो हानि होगी ना ही कोई लाभ होगा, कोई किसी प्रकार का उसको लाभ या हानि नहीं होगी। तो जिसको लाभ होगा उसको मैंने प्लस से या धन से जो है इंडिकेट किया है, और जिसको ना लाभ ना हानि होगा उसको मैंने जीरो से इंडिकेट किया। नेक्स्ट आएगा सहोपकारिता। सहोपकारिता यहाँ पर बात करें म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म होगा, उस म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों स्पीशीज के जो सदस्य होंगे दोनों स्पीशीज के सदस्यों को क्या होता है, लाभ होता है। अब आपको सब दोनों स्पीशीज के सदस्यों को लाभ कैसे होता है, देखिए दोनों स्पीशीज के सदस्यों को लाभ कैसे होगा, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं आपको। जैसे लाइकेन, तो लाइकेन क्या करते हैं कि जो भी चट्टानें होती हैं या जो सूखे स्थान वृक्ष की छाल वगैरह होती है वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब ये जो लाइकेन है इनके अंदर आपको पता होगा कि शैवाल कवक जो होते हैं फंजाई वगैरह वो संयुक्त होते हैं, और जब शैवाल हरे होने के कारण जब वो भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के साथ साथ में क्या होगा, जो निर्माण करेंगे कवक जो होते हैं उनको क्या होंगे, उपलब्ध करवाते, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो इनके ऊपर कोई विशेष प्रकार का प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलता है, दोनों को लाभ हो रहा है वहां पर इस प्रकार। या अपन जैसे लेग्यूम की बात करें तो लेग्यूम जो है वो नाइट्रोजन स्त्रीकारी पादप नाइट्रोजन स्त्रीकारी बैक्टीरिया है, ठीक है। और जब लेग्यूम कुल के जो पादप होते हैं तो लेग्यूम कुल के पादपों में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन स्त्रीकारी जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, पादपों की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, और पादपों की जड़ों में प्रवेश करके उनकी जो ग्रंथियां होती हैं, जो रूट के अंदर पाई जाने वाली जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथियां होती हैं, उनको वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जब ये उनको प्रेरित कर रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जब उनको प्रेरित करेंगे तो उसका मतलब होगा उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और साथ ही ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसका अपना भोजन वहां से प्राप्त करेंगे। नाइट्रोजन स्त्रीकारी बैक्टीरिया जो होंगे, जो राइजोबियम वगैरह होते हैं, वो तो क्या करेंगे, उनको भोजन मिल जाएगा, और साथ ही ये क्या काम करेंगे, उनकी जो रूट है उस रूट के अंदर उसको स्टिमुलेट करेंगे, और जब उनको स्टिमुलेट किया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि उसका उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो होगा। इसका मतलब होगा कि दोनों जो प्राणी हैं उनको क्या होगा, लाभ होगा। जुगाली करने वाले जंतु, गाय भैंस वगैरह जो होती है वो भोजन करने के बाद में, चारा खाने के बाद में जुगाली करती है। तो जुगाली करने वाले जो जंतु हैं, गाय भैंस बकरी जो भी है, तो इनके अंदर क्या होता है कि सेलुलोज की अधिकता के कारण भोजन, जो सेलुलोज है वो सेलुलोज का भक्षण कर रहे हैं, और इनके शरीर के अंदर भी आमाशय में जो रुमेन नामक जो भाग है जिसमें सहयोगी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो जब इन्होंने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद जो जीव सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं, जो पाचन उसका कर रहा है, तो वहां पर उनको भी भोजन मिल रहा है, उन्होंने भी क्या कर लिया है, भोजन कर लिया। तो इसका मतलब इनको किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब होगा कि जब दो जातियां होती हैं तो दोनों जातियों को अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो तो वो किस श्रेणी में आता है, सहोपकारिता जो है उस श्रेणी में आता है। कुछ जो जैसे मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ के ऊपर कुछ जो जीव हैं, चींटियां वगैरह या चिड़िया वगैरह है जो क्या काम करते हैं, जो मगरमच्छ है अपना मुंह खोल के रहता है, तो वो क्या करती है, वो उसके जो दांत होते हैं उन दांतों में से जो वेस्टेज, उसको खाने के बाद जो वेस्टेज पदार्थ होता है उसको वो क्या करती है, अपनी चोंच के द्वारा खाती रहती है। जब वो खाएगी तो उसको तो भोजन मिल जाता है, और मगरमच्छ होगा उसके दांतों की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो उसका मतलब होगा कि उसके अंदर सहोपकारिता जो सहोपकारिता का जैसा गुण जो है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो दोनों को क्या होगा उसमें लाभ। नेक्स्ट है प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन जो होता है उसमें क्या होगा कि जीवों के परस्पर लाभकारी संबंधों का एक प्रकार ऐसा भी होता है कि जहां से जीवन में दोनों को लाभ हो, परंतु जातियां एक दूसरे के बिना अपना जीवन यापन कर सकती हैं। मतलब दोनों को लाभ होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जातियों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो उनको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये अलग अलग रहकर भी जो है वो अपने जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं कि सी एनिमोन और हर्मिट क्रेब जो है उनके मध्य में संबंध होता है, और वे एक दूसरे के बिना जीवन यापन जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्लीनर फिश होती है, मतलब क्लीनर मछली जो होती है वो क्या काम करती है, जो बड़ी मछलियां होती हैं उन बड़ी मछलियों के शरीर पर उपस्थित रहती हैं और वो कवक और शैवालों गंदगी को खाती है। तो
बड़ी मछली के शरीर पर अगर की कवक गंदगी शैवाल उनको खा रही है तो इसका मतलब उसकी सफाई कर रही है, तो सफाई करने की उसको तो भोजन मिल रहा है, वो साथ में उसकी क्या होगी सफाई होगी। अगर मान लीजिए कि दोनों अलग अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, उसको सफाई हुई है तो सफाई में लाभ तो उसको हुआ है, लेकिन अगर वो अलग रहेगा तो उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कुछ पक्षी होते हैं वो जंतुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी सूत्रों का क्या करते हैं भक्षण करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गाय भैंस वगैरह और उसके ऊपर मान लीजिए कि कोई भी जीव जो है कोई भी बग वगैरह है वो पाया जाता है, उसको मान लीजिए कि उस पर बैठा हुआ कोई तोता कोई भी कौवा वगैरह है वो उनको खा रहा है, उसका मतलब कौवे को तो क्या मिल गया भोजन मिल गया और उस एनिमल के ऊपर जो परजीवी था उसको वो खा चुका है, उसका मतलब एनिमल जो उस एनिमल को नुकसान नहीं हो रहा है, एनिमल को फायदा हुआ है क्योंकि वो उसको भक्षण कर रहा है, उसको रक्त वगैरह चूस रहा है तो उसको भी क्या हो गया फायदा हो गया। और अगर उसको अलग अलग कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि सब एक एक दूसरा जो है वो जीवित नहीं रहेगा। तो ये जो संबंध है ये संबंध किस प्रकार के हैं, सिम्बायोसिस के संबंध की हम बात करते हैं। ये संबंध जो है वो किस प्रकार के होंगे, सिम्बायोसिस सहजीवन के संबंध होंगे। तो सहजीवन के संबंध की बात तो तीन प्रकार आपको बताए हैं सहजीवन में, एक सहभोजिता जिसमें एक स्पीशीज को लाभ होता है दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है हानि भी नहीं होती, सहोकारिता जिसमें दोनों स्पीशीज के सदस्यों को लाभ होता है, और प्रोटोकॉपरेशन, प्रोटोकॉपरेशन का मतलब होगा कि जब दोनों जो स्पीशीज होगा उनको उसमें क्या होता है लाभ होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें एंटागोनिज्म की, दूसरी मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म जो होगा उस एंटागोनिज्म का होगा विरोधी व्यवहार होगा वो प्रदर्शित करना, विरोधी सहजीवन जिसको अपन बोल सकते हैं प्रकार से, इसको मैं बोल सकता हूं विरोधी सहजीवन, विरोधी सहजीवन, ठीक है। और विरोधी सहजीवन जो होगा उसके अंदर भी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे विरोधी सहजीवन में मैं लेता हूं पैरासिटिज्म है, सबसे पहले मैं लेता हूं इसमें पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म जो होता है उस पैरासिटिज्म को हिंदी में अपन बोल सकते हैं परजीवी, एक प्रकार से परजीविता बोल सकते हैं, परजीविता, परजीविता, ठीक है। परजीविता मतलब दूसरे प्राणी के ऊपर जीवन यापन करना, दूसरे प्राणी पर रहना। नेक्स्ट बात करूंगा मैं प्रीडेशन, प्रीडेशन ये तो बात की मैंने पैरासिटिज्म, परजीविता। नेक्स्ट बात करूंगा प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब होता है परभक्षण, परभक्षण, परजीविता। नेक्स्ट बात कर रहा हूं परभक्षण। नेक्स्ट बात करूंगा एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस तो सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस बात की सहजीवन, दूसरे पर बात करें किसकी एंटीबायोसिस जिसको अपन बोलते हैं प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस को अपन बोलेंगे प्रतिजीविता या प्रतिजीविता, प्रतिजीविता, प्रतिजीविता। और एक बात करूंगा मैं कॉम्पिटिशन, दो अलग अलग श्रेणी के सदस्यों में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है, कॉम्पिटिशन, दूसरा कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन तो आप क्या बोल सकते हो स्पर्धा जो कह सकते हो। देखिए इसमें अगर प्रतिजीविता की हम बात करते हैं तो प्रतियोगिता जो उससे क्या होता है, एक को तो लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है हानि। परभक्षण की हम बात करते हैं उसमें भी एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि। अगर हम प्रतिजीविता की हम बात करते हैं तो प्रतिजीविता जो होगा उसमें भी क्या होता है, एक को लाभ होगा, दूसरे को हानि। और अगर इसकी हम बात करें तो इसका क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, ये अपन बात की किसकी, विरोधी सहजीवन
उसके मध्य में देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि वो सहजीवन तो दर्शा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का सहजीवन दर्शा रहे हैं, विरोधी प्रकार का सहजीवन उनके मध्य में पाया जा रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं एंटागोनिज्म। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरासिटिज्म की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परजीविता। और परजीविता के अंदर क्या होगा कि परजीविता में दोनों जो प्राणी होते हैं, या अपने के दो अलग अलग स्पीशीज हैं, तो एक स्पीशीज को क्या होगा, लाभ होगा, दूसरी स्पीशीज जो है उसको हानि होगा। तो पैरासिटिज्म, परजीविता। परजीविता में क्या होता है कि देखिए नाम से पता चल रहा है परजीविता, पर का मतलब दूसरा, पराया, और जीविता मतलब जीवन निर्भर करने वाला। तो अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे जीव के ऊपर कोई प्राणी रह रहा है, अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे जीव के ऊपर कोई प्राणी अगर रह रहा है, उसके ऊपर रहकर निवास कर रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं परजीविता। या अपने कोई जीव जीवित रहने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो अब जो वो प्राणी किसी दूसरे जीव के ऊपर पाया जाएगा। अब जीव पर पाया जाएगा मतलब उससे खुद को तो फायदा हो जाएगा, खुद तो भोजन प्राप्त करेगा। दूसरा जो प्राणी है जिसके शरीर में वो रह रहा है, जिस शरीर में वो रह रहा है, उसको क्या होगी, वो हानि। ठीक है, जैसे कोई बात किसी कई प्रकार के रोग फैलाते हैं परजीवी, जैसे प्लाज्मा की अपन बात कर रहे हैं, मलेरिया रोग फैला रहा है, वो प्राणी उस शरीर के अंदर, उसके शरीर में रहा तो उसको लाभ हो गया, लेकिन दूसरा जो प्राणी है उसको नुकसान पहुंचा है। कटमल वगैरह है, चूं वगैरह है, चोंक है, वो जीव होते हैं, सैंग्यूवोरस होते हैं, रक्त को चूसने का काम करते हैं। तो जिसके शरीर के ऊपर ये पाया जाएगा उसको तो क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएगा, उसको तो नुकसान पहुंचाएगा, और खुद को क्या होगा वहां पर फायदा होगा। अमरबेल आपको पता होगा, जिस पेड़ के ऊपर आप उसको गिरा दो उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो खुद को तो फायदा होगा, तुमने तो क्या क्या भोजन प्राप्त किया, लेकिन उसको क्या करें, नुकसान पहुंचाएगा। इसका मतलब एक को तो फायदा होगा, दूसरे को क्या होगा, नुकसान होता है। दूसरी मैं बात करता हूं प्रीडेशन, परभक्षण। देखिए परभक्षण जो होता है, तो परभक्षण क्या होता है, परभक्षण का मतलब होता है दूसरे का भक्षण करना, दूसरे को मारकर खा जाना। ठीक है, तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि जो दूसरे जीव पर रहेंगे और उनको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे या उनको मारकर खा जाते हैं। तो परभक्षण का मतलब है जंतु को मारकर खाना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए खुद को तो उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, दूसरे को खा गया तो उसको क्या हो गया, हानि होनी है। जैसे मान लीजिए मांसभक्षी जीव होते हैं, कोई भी टाइगर है, कोई भी मान लीजिए कि जो फॉक्स वगैरह है, या कोई बिल्ली वगैरह है, बाज है, शिकारी जंतु होते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के जीवों को खा जाते हैं। कुछ इंसेक्ट को खाने वाले जीव होते हैं, उनको खा जाते हैं। तो खुद को तो लाभ हो गया और दूसरे को क्या होगी, हानि। वो किसमें आएगा, प्रीडेशन में आएगा, परभक्षण में आएगा। नेक्स्ट आता है एंटीबॉडीज, प्रतिजीवी। प्रतिजीवी का मतलब होता है कि कुछ जीव होते हैं वो ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जिनके प्रभाव से अन्य जो जातियां होती हैं उनको नुकसान होता है। ऐसे रसायन जो कृषक के लाभ से निरपेक्ष प्राप्तकर्ता को हानि पहुंचाते हैं। मतलब कुछ जाति के सदस्य ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि कुछ विशिष्ट प्रकार का केमिकल सीक्रेट करते हैं और वो दूसरे प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका मतलब खुद को तो फायदा हो रहा है, वहां पर किसी प्रकार से फायदा प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहे हैं, वहां पर नुकसान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन बात करें जैसे जो होता है, जो तो जो से एक ऐसा रसायन बनता है जो अनेक प्रकार के खरपतवार होते हैं उनके अंकुरण और उनकी वृद्धि दर को घटाता है। तो उनको घटाया, इसका मतलब खुद को तो लाभ हो गया, उनको वो नष्ट कर रहा है, उनको क्या हो गया, लाभ हो गया, खरपतवार होगा, इसका मतलब उसका पोषक पदार्थ को प्राप्त कर लेगा, तो उसको नुकसान होगा, उसको पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि खुद को लाभ हो जाता है, दूसरे को क्या हो जाती है, हानि। नेक्स्ट में बात करता हूं इस प्रकार की कंपटीशन की। तो देखिए कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में दोनों को क्या होती है, हानि होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन को देखो दोनों स्टेज में रखेंगे। एक स्पीशीज के सदस्यों में कंपटीशन हो सकता है, अलग एक स्पीशीज के सदस्यों में कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन किसी भी कारण हो सकता है, ये भी अपन ने बात कर ली कि कंपटीशन जो है वो कंपटीशन किसी भी कारण हो सकता है। वो कंपटीशन भोजन के लिए भी हो सकता है, वो कंपटीशन जो है वो जीवन योग्य साथी ढूंढने के लिए भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन के लिए, वो कंपटीशन आवास के लिए भी हो सकता है। किसी भी कारण से कंपटीशन जो है वो कंपटीशन उनके मध्य में पाया जा सकता है। तो जब उनके मध्य में कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के कारण क्या स्पर्धा होगी, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए वो
करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और जब उनके मध्य में लड़ाई होगी, उनके मध्य में स्ट्रगल होगा, स्पर्धा होगी, संघर्ष होगा, तो संघर्ष जब होता है तो संघर्ष में हमेशा क्या होता है कि दोनों को क्या होता है, हानि होती है। उस संघर्ष के कारण से हो सकता है कि एक सदस्य जो होता है वो थोड़ा प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, दूसरा सदस्य मान लीजिए थोड़ा कम प्रभावशील होता है, वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा, और जो प्रभावी होगा उसको मारकर क्या कर सकता है, भगा सकता है, बिल्कुल भगा सकता है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि सब जो कमजोर है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, कोई लड़ाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात अलग है कि बड़ा जो प्रभावी होता है वो कमजोर पर ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन कमजोर भी जो है उसको नुकसान तो पहुंचा सकता है। अरे मान लीजिए कि एक थोड़ा ताकतवर व्यक्ति है, उसका किसी कमजोर व्यक्ति के साथ में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो जाती है तो जो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है, वो उससे कमजोर व्यक्ति को मारेगा, पीटेगा, मार सकता है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये थोड़ी कि जो कमजोर है चुपचाप बैठा है, तो उसको दो चार तो मारेगा, उसको कुछ ना कुछ नुकसान तो उसको पहुंचा ही सकता है, कोई तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान तो उसको पहुंचा ही सकता है। तो इसका मतलब उनमें अगर कॉम्पिटिशन हुआ है, उनके मध्य में स्पर्धा हुई है, तो दोनों जाति के सदस्य जो है, दोनों जाति के सदस्यों को क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये अपने बात की इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप की, अंतराजातीय संबंध की। अंतराजातीय संबंध का मतलब हुआ दो अलग जातियों के मध्य पाए जाने वाला संबंध, और जिसके अंदर अपने बात की न्यूट्रलिज्म की, उदासीनता की। उदासीनता एक ऐसा संबंध जिसके अंदर दोनों जातियों में ना तो किसी को लाभ होता है ना किसी को हानि होती है। दूसरी बात की अपने सिंबायोसिस की, सहजीवन की। सहजीवन मतलब दोनों साथ साथ रह रहे हैं, और दोनों साथ साथ रह रहे हैं तो उनको लाभ हो रहा है, जैसे सहभोजिता की बात की। सहभोजिता साथ साथ भोजन कर रहे हैं, जिसमें एक को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना ही हानि होगी। नेक्स्ट बात की अपने सहोकारिता की, म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म जो होगा उसके अंदर क्या होगा, दोनों स्पीशीज के सदस्यों को लाभ होगा। नेक्स्ट बात की अपने प्रोटोकॉपरेशन की। प्रोटोकॉपरेशन में कॉपरेशन जहां पर आ रहा है, सहयोग जहां पर आ रहा है, दोनों स्पीशीज के सदस्यों को लाभ होगा। उसके बाद अपने एंटागोनिज्म की बात की, विरोधी सहजीवन की। और विरोध जहां पर आता है तो इसका मतलब उनकी कह सकते हैं दोनों को लाभ तो वहां पर नहीं होने वाला, जहां विरोध आ गया। तो विरोध में अपन सबसे पहले बात करते हैं पैरासिटिज्म की। परजीविता मतलब दूसरे जीवों पर रहता है, तो खुद को तो लाभ होगा लेकिन दूसरी स्पीशीज को क्या होगी, हानि होगी। परभक्षण दूसरे जीवों का भक्षण करने वाला, खुद जो है उसको लाभ हो जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा, उसको भक्षण कर लेगा लेकिन दूसरे को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, उसको खा लेगा। एंटीबायोसिस प्रतिजीविता। प्रतिजीविता जो उसमें क्या होगा, एक को लाभ होगा, दूसरे को क्या होगी, हानि होगी। और कंपटीशन होगा, कंपटीशन में ऐसी चीजें जिसको दोनों को ही क्या होगी, हानि का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो बातें की हमने, ये बातें की हमने बायोटिक फैक्टर्स में पाए जाने वाले इंटर रिलेशनशिप की, कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उन बायोटिक फैक्टर में या जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनके अंदर जीव पाए जाते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं, उन सजीवों के अंदर किस प्रकार से उनके मध्य में संबंध पाए जाते हैं। तो दोनों संबंधों की अपन ने बात की है, इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप और इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप, दोनों की अपन ने यहाँ पर क्या की है, चर्चा की है। ठीक है, ये अपन ने बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर को अपन ने कंप्लीट किया है।